Hello students, welcome to Core Academy. Today I am going to teach you class 12th Mathematics chapter 1 Relation part 1. पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये रिलेशन आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं. तो 11th में जो आपने पढ़ा था आप ऐसा समझ लीजिए कि उसका नेक्स्ट पार्ट है ये 12th में. तो इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो जेईई मेन में 2014 से लेकर के जनवरी 2020 तक टोटल 1170 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. 1170 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है. तो इसकी जो रैंक है ना इस चैप्टर की सबसे लोवेस्ट रैंक है. 33rd नंबर का ये चैप्टर है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में. ये लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वेबसाइट पर भी अपलोडेड है. तो टोटल 33 चैप्टर्स में मैथ्स को डिवाइड किया गया होल सिलेबस 11-12 का मिला करके. तो उसमें 33rd यानी लास्ट चैप्टर रिलेशन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछा गया. और बोर्ड्स में अगर इम्पोर्टेंस देखें तो 2010 से 2019 तक इन 10 सालों में करीब 6 सालों में क्वेश्चन पूछे गए. और यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट तो है, तो यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का ही पूछा गया है. जितने भी 6 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 10 ईयर्स वो या तो 4 मार्क्स के थे या 6 मार्क्स के थे. एंड वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कि बोर्ड जो है ना वो एक्चुअली पहले एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आती थी जिसमें स्टार होता था, उसको बाइनरी ऑपरेशंस बोलते थे. तो वो अब बोर्ड के सिलेबस से हट गया है. तो आई थिंक कि अब रिलेशन जो है थोड़ा वेटेज ले लेगा. तो आप ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है. हर साल 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का भी आ सकता है. तो इस पार्ट में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे. 11th का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे. और मैं एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि इस पार्ट को या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके 11th में जो मैथमेटिक्स में सेट्स जो आपने पढ़ा था तो वो सेट आपका अच्छा होना चाहिए. आपको इंटरसेक्शन यूनियन की समझ होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए. हालांकि थोड़ा बहुत तो मैं रिवाइज कराऊंगा. और अगर आपको समझ नहीं है तो अपने ही चैनल पर आप प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स में जाकर के 11th के जो लेक्चर्स हैं सेट्स पार्ट 1, सेट्स पार्ट 2, सेट्स पार्ट 3, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख लीजिएगा. और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आप देख लीजिएगा. अब हम लोग इसमें देखेंगे इसमें थ्योरी में रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद में रिलेशन क्या होता है. तो बेसिकली 12th में मेनली टाइप्स ऑफ रिलेशन है. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये सिर्फ आपको सुनना है. तो हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव तक पढ़ेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आपको मिलती रहेंगी, कुछ 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर के बाद में या 15 मिनट या 20 मिनट के लेक्चर के बाद में. और प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन अभी तो नहीं कर पाएंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे. और बोर्ड के क्वेश्चन भी पार्ट 2 की बात करेंगे. आपको एक्सरसाइज मिलेगी हर पार्ट में. तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब ना एक छोटी सी चीज़ है कि आपका ना जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि क्लास 11th का जो चैप्टर था सेट्स चैप्टर 1 वो आपका अच्छा होना चाहिए. अगर वो अच्छा नहीं है तो आप इस चैप्टर में अच्छा नहीं कर पाओगे, अच्छा क्या कर ही नहीं पाओगे. तो आई रिकमेंड या आई सजेस्ट कि विजिट आवर चैनल ऑन यूट्यूब. कोर अकेडमी इज आवर चैनल्स नेम and open the playlist named mathematics or find sets part 1, part 2, part 3 and see part 2 and part 3. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी तक मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो तो आपका इमेजिनेशन एकदम ऑन होना चाहिए. यानी वॉट एवर आई स्पीक यू मस्ट क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड, क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड. तो क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड. तो पहले उसके पहले मैं थोड़ा सा 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप अटेंटिव हैं या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. हम लोग मैथमेटिक्स मतलब आप जब मैथमेटिक्स पढ़ो ना तो ये मत सोचा करो कि मैथमेटिक्स टफ होती है या ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मैं आपसे जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन पूछूंगा. तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डज दिस रिलेशन रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स विद द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल वाई. तो ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है. तो कौन सा रिलेशन इनको बाइंड कर रहा है या बांध रहा है. ठीक है, यानी कि 1 2 से रिलेटेड है. देखो ये ब्लिंक कर रहे हैं रोज. 2 5 से रिलेटेड है, 3 10 से रिलेटेड है. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो या ऐसा कौन सा रिलेशन है जो एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट से रिलेटेड है. तो मुझे आप वो रिलेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में. यू विल आंसर मी इन कमेंट बॉक्स.
एक और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि 100 स्ट्रेट लाइंस ऑन अ प्लेन बिलोंग टू अ कलेक्शन एल, यानी मैंने क्या किया, एक कलेक्शन एल लिया, उसमें 100 स्ट्रेट लाइंस ली जो कि एक ही प्लेन पर थी. नाउ टू लाइंस विल बी रिलेटेड. अब इमेजिन कीजिए उस कलेक्शन एल में टोटल मिलाकर के 100 लाइंस हैं. टू लाइंस विल बी रिलेटेड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी उन 100 में से अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 और L2 आपस में रिलेटेड है, यानी उन दोनों के बीच में रिश्ता है. तो 100 में से कई सारी लाइंस के बीच में आपस में म्यूचुअली रिश्ता रिलेशन होगा. L1 L2 लाइंस टेकन फ्रॉम कलेक्शन L, ये वही वाली बात है. तो नाउ आंसर यस और नो. अब आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर यस और नो देने. कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा कि मतलब टाइम मेंशन करके आंसर देना है आपको, यस और नो, सिंपल. आप अगर कमेंट बॉक्स में यस और नो देते हैं ना बच्चों, तो उससे मैं भी एनकरेज होता हूँ, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना पढ़ाने से ज़्यादा डिफिकल्ट है. क्योंकि पढ़ाना तो क्या होता है, सीधा क्लास में गए, बच्चे सामने होते हैं, समझ में आ जाता है कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी कुछ पता नहीं लगता है. तो आप अगर कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो सो कैन आई कैन गेट द आइडिया दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. सो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, विल एवरी लाइन इन एल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. मैं समझाऊंगा नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप बेटर समझते हो, मैं कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देना है फर्स्ट का यस और नो. इज L2, आप अभी मन में भी सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बस टाइम मेंशन कर देना कि यस आपने किसके अगेंस्ट में दिया है आंसर. सेकंड क्वेश्चन है, इज L2 रिलेटेड टू L1. अब वो पूछ रहा है L2 L1 से रिलेटेड है क्या, इफ L1 इज रिलेटेड टू L2, यानी कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है. अब आप समझ गए, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा. थर्ड क्वेश्चन है, इज L1 रिलेटेड टू L3 इफ L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3. आपको इसका जवाब देना है कि L1 L2 आपस में रिलेटेड है, L2 और L3 आपस में रिलेटेड है, तो क्या L1 L3 भी आपस में रिलेटेड है क्या, किस रूल से, ये आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और जवाब देना. ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन. सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर का नाम जो भी मैंने लिखा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. देखो, ये जो रिलेशन है ये हमारा 12th का चैप्टर 1 है, और 11th में भी रिलेशन का कुछ ना कुछ पोर्शन दिया हुआ है. रिलेशन ये वो वर्ड है जो कि आप फ्रिक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में यूज किया करते हो कि इसका और उसका क्या रिलेशन है. जैसे कि फादर और डॉटर का रिलेशन है, जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, जैसे टू फ्रेंड्स का रिलेशन है. इन द सेम वे सर मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या काम, ये हम लोग समझते हैं. तो जिन बच्चों ने सेट्स पढ़ा है उनको पता होगा कि सेट्स में हम लोगों ने सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स की बात की, कलेक्शन को कैसे लिखा जाता है. तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि दो कलेक्शन है. अब आप जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं उस एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश करना कि उसमें रिलेशन वर्ड कहां पर यूजफुल है या रिलेशन वर्ड कहां काम आना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि दो कलेक्शन है, इसका मतलब दो परिवार हैं, सेट ए सेट बी, कलेक्शन ए कलेक्शन बी, 1 2 3 4. यहाँ पर कुछ 4 लोग हैं अलग अलग नामों के, ये फिर 4 लोग यानी 4 एलिमेंट्स इन अनदर सेट बी. तो अब कुछ ना कुछ हम ऐसा करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इसके एलिमेंट से रिलेट हो. कैसे, तो मैं क्या रिलेशन लगा रहा हूं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 या x माइनस 1. y इज इक्वल टू x प्लस 1, और जो y है दैट बिलोंग्स टू सेट b एंड x बिलोंग्स टू सेट a. इसका मतलब अब आपको ना यहां देखो, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है जब वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वो इमेजिनेशन या उनका जो सोचने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है. गड़बड़ कैसे होता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको उसकी इमेज दिमाग में नहीं बना पाते. तो अभी आप रिलेशन की दिमाग, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप रिलेशन की इमेज कि रिलेशन को मैं कैसे समझना है इसको दिमाग में बना लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलेशन में. यानी क्या हो गया, x यहां से उठाना है, y यहां से उठाना है, और x माइनस 1 y है. तो 1 का रिश्तेदार कौन होगा, 0. 2 का 2 माइनस 1 1, 3 का 2 एंड 4 का 3. बन गया रिलेशन. तो अब रिलेशन बन गया ना, तो R, रिलेशन का नाम है R. R में क्या हुआ, एक जोड़ा हो गया 1, 0 का, ठीक है, एक जोड़ा हो गया 2, 1 का, एक जोड़ा हो गया 3, 2 का, एक जोड़ा हो गया 4, 3 का, और इसका कलेक्शन.
इसका मतलब इस पूरे एग्जाम्पल से आपने दो चीजें देखी कि जैसे डेली लाइफ में रिलेशंस होते हैं, यानी इधर तो बेटा है, इधर बाप है, तो इस बेटे का बाप ये है, इस बेटे का बाप ये है। इन द सेम वे फिर हमने क्या किया, बाप बेटा के पेयर्स बना करके उन सबको इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या बन गया रिलेशन, कि ये जो रिलेशन आर है इसमें बाप बेटे के जितने पेयर्स पॉसिबल थे वो बना करके हमने डाल दिए। इस पूरे एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सर रिलेशन का जो वर्ड, जो मीनिंग हमारी डेली लाइफ में है या हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में जो रखते हैं वही मतलब यहाँ पर भी है। दूसरी चीज आपने क्या नोट की, आप भले वीडियो को पॉज करके इमेजिन कर सकते हो, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है यहाँ से। दूसरा आपने देखा कि एवरी रिलेशन इज अ सेट, क्योंकि रिलेशन में हम लोग जोड़े बना करके, जोड़े कैसे बनाते हैं, दो फैमिलीज, दो कलेक्शन से जोड़े बना करके। जोड़े कैसे बनेंगे, कोई ना कोई रूल होगा, ये यहाँ पर y को x स्क्वायर का रूल भी हो सकता था। तो ऐसे जोड़े बना करके कलेक्शन में डालना है, वो कलेक्शन कहलाता है सेट, सॉरी रिलेशन। तो रिलेशन एक तरीके से सेट हुआ। और देखो रिलेशन ऐसे भी में लगेगा, तो यानी कि अब आपकी बात समझ में आ गई कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन, अब अगर मैं कुछ अच्छे बच्चों को ये बोलूं कि डिफाइन द रिलेशन, तो वो अब तक जितना मैंने समझाया उसके बेसिस पर ये कहेंगे कि सर रिलेशन इज अ सेट, relation is a set or collection having all the pairs of the elements which are possible under a certain rule from set A to set B। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको फाइनली रिलेशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। रिलेशन पढ़ने से पहले आप अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, आपने कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसकी टेंशन अभी मत लो। जैसे मान लो मैं बोलूं डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या आर एन टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फील करो जो भी सिचुएशन मैंने बताया, यानी कि मुझे क्या करना है, एक परिवार में इधर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम के आदमी खड़े हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ, उधर एक जो गेम खिला रहा था या जो रिलेशन बनाने वाला था वो बंदा खड़ा था। उसने कहा कि इधर का जो भी एलिमेंट है वो अपना स्क्वायर करेगा, फिर प्लस 1 करेगा, जो भी आएगा वो उससे जोड़ा बना लेगा इधर में आकर के। तो इधर 1 ने क्या किया, तो कैसे लगा रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 ने क्या किया, अपना स्क्वायर किया, प्लस 1 किया, तो इसको मिला 2। तो क्या करेगा, 1 2 के साथ हाथ पकड़ के 1 2 का हाथ पकड़ करके बोलेगा चलो उसके पास चलते हैं, उसने बुलाया हमें। फिर 2 किसके पास जाएगा, 2 5 के पास जाएगा। 3 किसके पास जाएगा, 9 प्लस 1, तो 3 जाएगा 10 के पास। ऐसे सारे के सारे जोड़े इकट्ठे हो जाएंगे किसके पास, वो जो आदमी रिलेशन बना रहा था वो क्या करेगा, इन सबको सर्कल में बंद कर देगा और इसी को उस सर्कल को नाम दे देगा R। तो R इज द कलेक्शन, रिलेशन इज द कलेक्शन और द सेट। अब मैं आपको आगे से पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी, क्योंकि अब आप ना इन्वॉल्व हो गए हो इस लेक्चर में। और यही एक तरीका होता है, आप कोई भी वीडियो देखो, आप जहां मन करे वहां वीडियो देखो बच्चों। मेरा वीडियो आप तब देखोगे या कोई भी वीडियो आप तब देखोगे जब उस वीडियो में आप टोटली इन्वॉल्व हो जाते हो या उस लेक्चर में आप टोटली हिप्नोटाइज हो जाते हो। या इन्वॉल्व होने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्हाटएवर आई स्पीक, व्हाटएवर यू थिंक और व्हाटएवर आई राइट, जस्ट ट्राई टू मेक एन इमेज इन योर माइंड, then you will be involved for 1 hour, for 1 hour 30 minutes, for 2 hours, जितनी भी देर का जो वीडियो है उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे। और जैसे ही आपको लगे, ये तो मैं बोलता ही हूँ हर वीडियो में, जैसे ही आपको लगे कि कहीं डाउट है तो आप उस YouTube पे जो वीडियो चल रहा है उसका टाइम नोट करो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, और अगर थोड़ा और कष्ट कर सको तो ये भी लिख दो कि किस प्रकार का डाउट है। फिर ये टीचर के ऊपर है रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट दूर करता है या उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको सेंड करता है या यूट्यूब पे अपलोड करता है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइनली हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स रिक्वायर्ड है। बेसिक्स जो रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहला बेसिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो एक तो रिलेशन उसी को समझ में आएगा जिसने सेट पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेट्स जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ में आएगा। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ है और वीडियो देख रहा है तो मैं उसको इतना सा बोलूं, जब भी एसईटी सेट वर्ड आएगा, आई रिपीट, जब भी एसईटी सेट वर्ड आएगा आपको सेट का मतलब एक कलेक्शन दिमाग में रखना है। सेट मतलब एक कलेक्शन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जब भी सेट आए उस तरीके से दिमाग में रखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन
ये डिकार्टेज नाम का जो मैथमेटिशियन था उसके नाम से कार्टेशियन निकाला है, क्योंकि हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, तो कार्टेशियन नाम और ये प्रोडक्ट। अब कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट की फील लेनी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, देखो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। इमेजिन करना क्या है, सेट जैसे ही बोला मतलब कलेक्शन, कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स को कोमा लगा करके लिखना होता है, यही सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज अ सेट having all the pairs of type A comma B. It is a set having all the pairs of type A comma B of type A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B. बच्चों मेरे हिसाब से तो जितना मैंने बोला इतने में समझ में आ जाना चाहिए, बाकी हर एक वर्ड पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिशियन लोगों ने किसको डिसाइड किया? ए क्रॉस बी को। अब आपने कोशिश करना समझने की, अगर आपको ये मेरा एग्जांपल समझ में आ जाए, फील हो जाए तो आगे देखना, अदरवाइज पीछे जाकर के अच्छे से समझना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया 1 2, बी लिया ए कोमा बी, ठीक है। इट इज अ सेट हैविंग ऑल द पेयर्स, इट की जगह मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज, आप समझ ही गए होंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लेने का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ए क्रॉस बी इज अ सेट हैविंग ऑल द पेयर्स ऑफ टाइप ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी। इसका मतलब ए में है 1 2, बी में है ए और बी। अब मुझे ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी इज अ सेट, ए क्रॉस बी इज अ सेट मतलब ये चीज तो आ गई। having all the elements of the having all the pairs of type A, B। अब जोड़े बनाने हैं, जोड़े कैसे बनेंगे? A पहले कैपिटल A से उठाया जाएगा और B से उठाएगा। 1A 1B, 1 ने A के साथ जोड़ा बनाया, 1 ने B के साथ जोड़ा बनाया। अब 1 और जोड़े नहीं बना सकता। फिर 2A 2B, आया समझ में? यहां से ये क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अगर मैं बोलूं कि B क्रॉस A मुझे निकालना है तो B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब A will make the pair with 1 and 2, तो A1 A2 B1 and B2। हम लोग जो भी बच्चों वीडियोस में अपलोड करूंगा ना, सब ऑर्डर में करूंगा, ये नहीं कि ये वाला चैप्टर पहले उठा लिया, वो वाला पहले उठा लिया। मेरी आदत है, हम लोग एनसीईआरटी के शिक्षाविदों ने जिस ऑर्डर में 12th का डिजाइन किया है वैसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम रिलेशन एंड फंक्शन, बस रिलेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे जो आएगी वो ये है कि आप लोग अगर सेट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो आसान सा तरीका है, आप प्लेलिस्ट में जब देखोगे मैथ्स की प्लेलिस्ट में यूट्यूब के चैनल पे, तो उसमें 11th के सेट्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियोस हैं। पार्ट 4 में आपके काम का नहीं है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके काम का है, तो आप उसको देख लेना, आपको सब ठीक लगेगा। अब ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इफ A क्रॉस B, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूं, इज इक्वल टू -1, -1, -0, 2, 1, 2, P, find P and sets A and B। अब जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि सर A क्रॉस B is the collection of all the pairs of type A, B taken from, मतलब A is taken from small a, B में small a is taken from A and B is taken from capital B। तो अब दिमाग लगाओ, सर ये कहां से आया होगा? तो सेट A और सेट B हम लोग बना लेंगे। -1 इज मेकिंग पेयर, तो A और B को जब आप इमेजिन करोगे तो -1 किस में जाएगा? A में, और 1 किस में जाएगा? B में। फिर -1 A में, फिर उसके बाद 2। ये तो आपको पता ही कि -1 को 2 बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। फिर -1 के बाद में अगला एलिमेंट है 2, तो 2 किससे बना रहा है जोड़ा? 1 के साथ। देखो ये 0 के साथ भी बना रहा है।
टोटल 4 है, इसने 2 पेयर बनाया, इसने 2 पेयर बनाया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो ए आया -1,2 और बी क्या आया 1,0। अब पी तो आप निकाल ही लोगे, 2,1 भी हो गया तो 2,0, तो पी क्या आ गया 0। आसान सा क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ए क्रॉस बी तो आपने 11th में भी पढ़ लिया था, और अगर आप 11th में भी अगर होते और मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा होता तो इतना तो आपको समझ आएगा था। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड रिलेशन। सम यूजफुल ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हाउ डज इट कम? देखो ए में है 1 3 4, बी में है 0 -1 2। जब आप पेयर बनाओगे, इधर एक और ले लो, तो 1 विल मेक हाउ मेनी पेयर्स? क्योंकि हमें एक भी पेयर नहीं छोड़ना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पेयर्स पॉसिबल, collection of all the pairs of type a, b where a is taken from set a and small b is taken from set b। तो ये कितने पेयर बनाएगा? 4। तो 4 प्लस ये भी 4 बनाएगा, 4 प्लस 4 कितना होगा 12। कैसे आया? 4 3 टाइम्स, तो यानी ये 4 पेयर, ये 4 पेयर, इसके 4 इसके 4 इसके 4, यानी 4 into 3 12। तो अगर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b m है, या इधर p ले लो, इधर q ले लो। तो इसका पहला एलिमेंट विल मेक q पेयर्स, इसका दूसरा एलिमेंट विल मेक q पेयर्स, तो q प्लस हाउ मेनी टाइम्स? p टाइम्स, तो क्या आ गया p। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, इन द सेम वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a। आप b क्रॉस a बनाओ तब भी, हालांकि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट नंबर ऑफ पेयर्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b और b क्रॉस a में जो आएगा वो इक्वल हो। सेकंड ऑब्जर्वेशन है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, दोनों अलग अलग है। a क्रॉस b जब आप तैयार करोगे तो a का एलिमेंट पहले उठाया जाएगा, b का, यानी a क्रॉस b में 1,0 आएगा, ऐसे आएंगे तो कभी भी 1,0 नहीं आएगा। हाँ, a क्रॉस b को इज इक्वल टू b क्रॉस a कब हो सकता है? सिचुएशन, वीडियो पॉज करके ऐसी सिचुएशन सोचो जहां पर a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a हो सकता है। तो 0 1 ले लिया, इधर भी 0 1 ले लिया। देखो इधर आप a क्रॉस b करो कि b क्रॉस a करो, दोनों के दोनों सेट्स इक्वल होंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा कि हम लोग जब a क्रॉस b पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b की बात करते हैं। a क्रॉस b क्या है? एक सेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b ये क्या है? जैसे मान लीजिए a है -1 0, b है a, b। a क्रॉस b एक सेट है, क्या आ जाएगा? -1 a, -1 b, 0 a, 0 a क्रॉस b में सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4। अब आप सबसेट को रिकॉल करो क्लास 12 के बच्चे। वैसे तो अगर आपको सबसेट, सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन ये भी आगे आएगा, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप क्या करोगे बच्चों? आप 11th के यानी सेट्स पार्ट 2 और सेट्स पार्ट 3 के वीडियोस देख लेना जो मैंने डाले हैं। अब अगर मुझे इसके सबसेट चाहिए तो सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट मतलब इस सेट से हम कुछ एलिमेंट्स उठा करके सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b की बात करूं तो कैसे हो जाएगा? देखो अगर मैं कुछ भी ना उठाऊं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर -1 a को सिर्फ उठाऊं, ये एक सेट हो गया। सबसेट्स यानी कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, सॉरी ऐसे सेट जिनमें जो एलिमेंट्स आए वो यहां से उठाए। तो अगर मैं इसको उठा करके कितने सेट बना सकता हूं? एक ही। ऐसे ही -1 भी ऐसे नहीं लिखा है ना, एलिमेंट ये है, ठीक है, एलिमेंट फिर सेट। और मान लीजिए मैं दो एलिमेंट्स को उठाऊं, ये वाला और ये वाला, -1 a और एक 0, ठीक है, आया समझ में? तो ये सबसेट्स हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे समझेंगे कि इफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा 6। अब इमेजिन करना ए क्रॉस बी में, इधर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पेयर होंगे ए बी टाइप के। वो तो डिपेंड करता है ए और बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो मेरी मर्जी, मैं टोटल सबसेट्स बनाऊंगा, तो इसके अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने ये समझ लिया कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, जिस सेट के सबसेट चाहिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर पी क्यू। इतने सबसेट्स पॉसिबल है। तो ये आसान चीज ही समझ में आई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ए क्रॉस बी, क्योंकि आपने ए क्रॉस बी को फील कर ही लिया। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए क्रॉस बी। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, find number of elements, find A cross B intersection B cross A। ये आपको निकालना है। देखो जो मैं पहले बता दूं, अगर आपको ये सब ऑपरेशन नहीं पता ना तो आप पहले सेट्स को समझ लो। मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बिना उसके फिर मजा नहीं आएगा इमेजिनेशन में। अब ना A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A की बात आती है। तो अगर मैं एकदम मोटी बुद्धि से काम करूं तो पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा, फिर बी क्रॉस ए निकालूंगा। तो क्या ये समझदारी है क्या? नहीं। एक बार फील करो, ए क्रॉस बी को जब आप फील करोगे तो ऐसे पेयर बनेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 इस तरीके से, और बी क्रॉस ए में ऐसे बनेंगे। अब अपना वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोचो कि आई कैन राइट दिस डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी रफ वर्क। अब आप कैसे लिख पाओगे? तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी की बात करें। देखो 1 से जितने भी पेयर बनेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5, ए क्रॉस बी में ए से जितने पेयर बन सकते हैं अभी मैंने वो बताया। लेकिन जब बी क्रॉस होगा, बी क्रॉस ए होगा, तो एक भी पेयर 1 से शुरू नहीं होगा, तो 1 से तो सर बेकार हो गए सारे भी। अब 2 से 2 2 2 3 2 4 2 5, ए क्रॉस बी में 2 से 4 बने। अब इधर 2 से 2 1 2 2 2 3, यानी क्या समझ में आया सर? 2 2 2 2 2 3 2 3, समझ रहे हो ना? तो यानी कि क्या हो गया कि कॉमन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर जब हमने ऐसा किया, अब मैं फाइनली समझा रहा हूं, जिसको भी अभी जो मैंने समझाया, अभी जो नोटंकी चल रही थी थोड़ी देर पहले कि ऐसे ऐसे हुआ, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन कर देना कि सर नहीं समझाना है आपको, सीधा सीधा बोल देना, मैं समझा दूंगा। अब देखो 1 से जितने भी पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में वो बी क्रॉस ए में नहीं आने वाले, लेकिन 2 से जो 2 2 बनेगा वो इधर से ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा, तो दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इस तरीके से सोचो, इधर ए क्रॉस बी इधर बी क्रॉस ए, तो 2 2 2 2 दोनों में आएगा, 2 3 2 3 दोनों में आएगा। यानी 2 से बनने वाले इधर से जो 2 पेयर बने और इधर से 2 से 3 बनेंगे लेकिन 2 कॉमन आ गए। फिर ऐसे ही 3 1, देखो क्या क्या पेयर बनेगा, 3 2 तो इधर भी 3 2 है, 3 3 इधर 3 3, 3 4 4 3 नहीं है। तो कहने का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उन्हीं ने काम किया और वही आपको कॉमन एलिमेंट्स निकाल करके देंगे।
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। तो बेसिकली ये क्या है सर, ये है कि A इंटरसेक्शन B जो आया था क्रॉस A इंटरसेक्शन B। नहीं समझ में आया? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कारण ऐसा पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है, इफ number of elements in A intersection B is equal to 4, then find number of elements in A cross B intersection B cross A। सोचो करो। पता है क्लास में क्या होता था कि जब मैं पढ़ाता था ना तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था सोचने का। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और एडिटिंग बच्चों मुझसे थोड़ी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, कि अगर अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ थोड़ी देर के लिए अगले क्वेश्चन के लिए, तो मैं अभी आपको ना 10 सेकंड दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप क्या करना है, एटलीस्ट उन 10 सेकंड में या फिर वहां पर वीडियो पॉज कर लेना, आप एक अप्रोच ढूंढ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आगे उस वीडियो को देखना। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटू B क्रॉस A, सॉरी A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। देखो ये है A, ये है B। इमेजिन करना ऐसे पेयर्स बन रहे हैं, B से A में बन रहे हैं, तो कॉमन जोड़े, कॉमन पेयर्स कौन बनाएगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, इसका मतलब सर इधर x1 x2 न जाने कितने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है A और B में, और ये x 100 एंड सो ऑन। सेट B की प्रोफाइल देखते हैं, y1 y2 y3 कॉमन एलिमेंट A B C D, फिर y 100 एंड सो ऑन। अब आप देखना A इंटरसेक्शन B यानी A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स वो A B C D हैं। फिर फिल करना, पूछा क्या उसमें, A क्रॉस B के जोड़ों और B क्रॉस A के जोड़ों में कॉमन जोड़े कितने होंगे। x1 से न जाने कितने जोड़े बनेंगे, क्या जब B क्रॉस A करेंगे तब x1 से कोई जोड़ा बनेगा, नहीं। x2 से जितने जोड़े A क्रॉस B में बनेंगे, जब क्या मैं B क्रॉस A करूंगा तो क्या कोई जोड़ा x2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चों ये जोड़ा कभी भी बराबर नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब सर इधर अगर A से स्टार्ट होंगे तो A से न जाने कितने जोड़े बनेंगे, AY1 AY2 AY3, तो AY1 बना तो इधर से AY1 बन ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा, अभी आपको समझ में आ गया कि ये कॉमन एलिमेंट्स जो जोड़े बनाएंगे वही A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में अवेलेबल रहेंगे। तो यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, यानी क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का मतलब क्या हो गया कि सर इनसे जो जोड़े बनेंगे, तो इनसे कितने जोड़े बनेंगे, 4 into 4 दैट इज 60। कैसे, ये जो जोड़े बनेंगे AA AB AC AD BA BB BC BD CA CB CC CB DA DB DC DD, ये एलिमेंट इधर भी मिल जाएंगे, तो टोटल 16 जोड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आप बताना कि अगर मान लीजिए ये सब आपके A क्रॉस B को समझने के लिए मेहनत करवाई जा रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। अब आएगा मजा, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। अब यहां पर A में और B में, A और B की प्रोफाइल, पता है बच्चों, एक
बात में जो बोलना चाह रहा हूँ ये है कि कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक हो, पता है हर एक टॉपिक का कहीं ना कहीं सिर्फ एक टैगलाइन होती है जो कि उस टॉपिक के हर क्वेश्चन में काम करती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन की टैगलाइन ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि पेयरिंग कैसे हो रही है। ए से बी में अगर पेयरिंग हो रही है तो ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, और पेयरिंग कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी में सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4, बी में 3, एक कॉमन है, यानी ए बी सी डी एक कॉमन है, तो बी एम एन, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, ए कितने पेयर बनाएगा, ए बी ए एम ए एन। अब आपको क्या गिनना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी में कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 3 12, ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स, और बी क्रॉस ए में 12। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी यूनियन क्यू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी की बात करें तो पी में कितना हो जाएगा, टोटल 12, क्यू में भी 12 माइनस, अब कॉमन हटाना है। तो कॉमन तो बच्चों सिर्फ एक एलिमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि ए बी कॉमन क्या है, कॉमन, तो बी बी और बी बी, यहां से बी बी और यहां से जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी बी, यही बस कॉमन होगा, तो -1 कितना आ गया, 24 - 1 दैट इज 23। इतने होंगे किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अभी जैसे ही ये थोड़ी देर में आपके सामने एक पेज आ जाएगा, उस पेज में कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होंगी, आप उनको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, फिर देखता हूं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब चालू करते हैं हम लोग रिलेशन, यानी ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए से बी में, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए और बी में, ए से बी ऑर्डर में जितने आप पेयर्स बना सकते हैं उन सबका कलेक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन। डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज अ सेट having specific pairs of type A, B, where A belongs to set A and B belongs to set B under a certain rule. मैं बच्चों डेफिनेशन लिखता जाता हूं, आप इमेजिन करते जाना। रिलेशन is a set. Relation is a set having some specific pairs or elements of A cross, और इमेजिन करो, इन सारी डेफिनेशंस को विजुअलाइज करेंगे। रिलेशन इज a subset of A cross B, or relation is a set of pairs. Relation is a set of pairs, set of some pairs taken from A cross B, ठीक है, और relation defined from A to B is a set having
some specific having some specific pairs of A cross B. मैंने कई सारी डेफिनेशंस लिखी, अब डेफिनेशंस तो मैंने लिख दी है, लेकिन कितना समझ में आया ये अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार लिख रहा हूं, रिलेशन इज अ सेट, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, यहां पे भी सेट आ गया, इट इज अ सेट having some specific pairs and it is a collection defined from A to B is a set, यहां पर भी सेट। आपको ना अभी आगे समझेंगे, इतना दिमाग में रख लो कि रिलेशन एक सेट है। एग्जाम्पल, डिफाइन अ रिलेशन, ये भी क्लास 11th में आपने पढ़ा है। डिफाइन अ रिलेशन आर A, B such that A plus B is lesser than 5, A, B belongs to। अब मैं कुछ टिप लिखने जा रहा हूं बच्चों, टिप फॉर दिस चैप्टर। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैंने आपको क्या बोला था, हर चैप्टर और हर टॉपिक की एक की लाइन होती है। की लाइन मतलब जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, हर चैप्टर से निपटने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। रामायण देख ही रहे हो आजकल, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ ना सुबह शाम, तो हर चैप्टर के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अब यहाँ पर अपना कोई धर्म नहीं है कि ब्रह्मास्त्र कब यूज करना है, अब कभी भी यूज करो। तो रिलेशन की टिप क्या है, जब भी आपको रिलेशन की, देखो अगर आप वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चेस कर रहे हो या उन्हें आपको देने का मन है, तो एक टिप आप याद रख लेना, हर चैप्टर और हर टॉपिक की एक की लाइन होती है, यानी जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, फंडा जिसको कहते हैं। तो रिलेशन की टिप ये है कि ऑलवेज इमेजिन, देखो खानदान में रिलेशन कब होंगे, जब दो खानदान होंगे, ठीक है, या दो लोगों के ग्रुप होंगे, फिर उनमें कोई रूल बताया जाएगा कि बाप और बेटा पेयर बनाएंगे, कि पति पत्नी पेयर बनाएंगे, तो इधर पतियों का कलेक्शन, इधर पत्नियों का कलेक्शन। तो क्या क्या चाहिए, सेट ए चाहिए, सेट बी चाहिए, और किस रूल के अंडर में रिलेशन बन रहा है वो चाहिए। तो टिक ऑलवेज इमेजिन सेट ए, सेट बी एंड सर्टेन कंडीशन, and certain condition for making pairs, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई, ये ए कोमा बी एलिमेंट है किसका, रिलेशन का, जोड़े बन बन करके जाते हैं ना रिलेशन में, और तो सेट ए क्या है, एन, तो ये हो गया एन, ये हो गया एन। अब बिना पेन चलाए सोचो कि ये रिलेशन क्या चाहता है, ये एन से एन में लिए हुए वो जोड़े चाहता है जो जोड़े इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, 1 1 होगा क्या, ऐसा बिल्कुल होगा। 1 2, उन दोनों का सम, कौन सा जोड़ा आएगा, कौन सा जोड़ा फाइनली आर में जाएगा, आर मतलब एक सेट, तो इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 विल मेक इनफाइनाइट पेयर्स विद 1 2 3, 1 1 जोड़े में आएगा क्या, 1 + 1, कंडीशन क्या है सर, दोनों जो जोड़े में आपने लिए उनका सम लेसर देन 5 होना चाहिए। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3, 1 4 नहीं आएगा, बिकॉज सम, अब 2 के कौन कौन से जोड़े को लेगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा। अब आपको पता है ना फंडा, 4 1 भी नहीं आएगा, बस हो गया। जबकि तो यानी R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n की नहीं, जो यहाँ R है ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, R एक सेट है, n एक सेट है, सेट क्रॉस सेट, सेट आया, दो सेट्स के बीच में जब क्रॉस किया तब भी सेट आएगा। तो R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, और n क्रॉस n को अगर इमेजिन करो तो 1 ही इनफाइनाइट पेयर्स बना लेगा, फिर 2 इनफाइनाइट पेयर्स बनाएगा, फिर 3 इनफाइनाइट पेयर्स बनाएगा। आया समझ में, यानी कि एक रिलेशन इस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब जो आगे मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं इसी टाइप के दूंगा, डिफाइंड ए रिलेशन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सेट ए इमेजिन करना है, सेट बी इमेजिन करना है, जोड़े तैयार करने हैं और आर में भर देने हैं, बस और कुछ नहीं करना। इतना सा कर दो, फिर आगे तो मैं आपको ले जाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग अगला एग्जांपल है, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन। रिलेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल एस means s is equal to x, y such that
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 10 एक्स और वाई। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में सेट डिफाइन किया गया और ये रिलेशन होना चाहिए। तो सेट में क्या क्या आएगा, अब यानी कि बार बार 1 2 3 4 1 2 3 4 करने लग गए। इसका एक एलिमेंट और इसके सारे पॉसिबल पेयर्स में से क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। 1,1 ले लें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेसर देन और इक्वल टू 10। तो 1,1 पास हो गया। फिर 1 का 2 से देखो पास हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, 1,2 पास हो गया। 1,3 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पास हो गया। 1,4 1,5 सब निपट गया। अब 2 से देखते हैं, 2,1 ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 2 से भी ले लिया जाएगा, 4 4 80 हुआ, लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। 2 का 3 के साथ नहीं ले सकते, 9 4 13 ज्यादा हो जाएगा। फिर इधर में 3 का 1 से देखो, 3,1 करेक्ट है, 3,2 नहीं होगा, 4 का 1 से नहीं बैठेगा, बस हो गया, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। अगला क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन find a relation capital R defined on R is defined on capital N as y equal to 10 minus x, ठीक है। बस इतना सा लिख दिया, यानी डिफाइंड ऑन एन मतलब एन से एन में रिलेशन डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन हुआ है ये, तो रिलेशन को और भी समझ लेते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है, यानी यहां से एक नेचुरल नंबर उठाना है, यहां से एक उठाना है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा सर 1 का जोड़ा बनेगा 9 के साथ, 2 का 8 के साथ। 1 विल मेक या y की जगह क्या आएगा ताकि सम 10 हो, या x की जगह आप 1 रखोगे तो 10 माइनस 9, तो y क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन होगा 9 से। फिर 2,8 3,7 4,6। अब हमने फंडा पकड़ लिया कि दो नंबर उठाने, एक यहां से एक यहां से, ताकि दोनों का सम 10 हो। फिर 5 5 भी आ जाएगा, 6 4 भी आ जाएगा, 7 3 भी आ जाएगा, 8 2 भी आ जाएगा, 9 1 भी आ जाएगा। 10 0 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सर जब x की जगह 10 डालूंगा, ये सेट A यानी n, ये भी n, 10 डाला तो 10 का रिलेशन तो 0 था ही नहीं n में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें समझ में आ गया। तो ये आप रिलेशन डिफाइन करना सीख गए। मैं और भी क्वेश्चन अभी इसके जस्ट बाद में दे दूंगा, आपको डिफाइन करना, फिर ये आगे बढ़ना, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन ये डिस्कस करने लगे तो वीडियो अननेसेसरी बहुत कम हो जाएगा। तो इसके तुरंत बाद में आपको क्या मिल जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा, मतलब सॉरी एक अभी दिखेगा स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप उनको करना। और अगर प्रॉब्लम्स का आंसर छोटा है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपको देखना है डोमेन, ये सब 11 का है बच्चों। 12th में जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन है, अभी उस पर आएंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, इसको देखते हैं। तो यहां पर जब रिलेशन व्हेन अ रिलेशन capital R is defined from set A to set B, set A to set B, then, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा था रिलेशन जो है सेट A से सेट B में डिफाइन होता है। देन क्या, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या कहलाएगा, जैसे एक एग्जांपल के साथ में ले लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। रिलेशन मैंने डिफाइन किया सेट N से N में, किस तरीके से, y is equal to, या
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी वाला जो क्वेश्चन किया था इसको 8 ले लो, तो इधर में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर में 1 2 3 एन से एन में ना 1 का रिश्तेदार कौन होगा 7। ठीक है, आप समझ गया। डोमेन होगा सेट, डोमेन भी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए से सेट बी में जब रिलेशन डिफाइन किया तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are used in the relation is known as domain। ठीक है, अपना इमेजिनेशन हमेशा ऑन होना चाहिए। जब वो रिलेशन मैंने डिफाइन किया तो देखो एक्चुअली सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट काम आएंगे, तो मैं डोमेन लिख रहा हूं। क्या क्या हुआ, देखो 1 काम आ जाएगा, 1 किसको ढूंढ लेगा 7 को ढूंढ लेगा, 2 आएगा, 2 किसको ढूंढ लेगा 6 को ढूंढ लेगा, 3 5 को ढूंढ लेगा, 4 को ढूंढ लेगा, 5 3 को ढूंढ लेगा, 6 2 को ढूंढ लेगा, 7 1 को ढूंढ लेगा, 8 किसको ढूंढेगा, 9 किसको ढूंढेगा, -1 तो उधर है ही नहीं, यानी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू a, साथ में x कोमा y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन भी होना चाहिए। आया समझ में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने, किसको डोमेन को। अगर आपको ये थोड़ा हाईफाई लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ए में जो जो एलिमेंट काम आते हैं ना रिलेशन बनाने में, कुछ काम आते हैं कुछ नहीं आते, तो जो काम आते हैं उनके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। ठीक है, फिर रेंज, रिलेशन में सेट बी के जो एलिमेंट काम है, जब रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ तो सेट बी के जो एलिमेंट काम है उनको रेंज कहते हैं। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are used in relation is known as range। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, अगर मैं यहां रेंज लिखूंगा तो देखो b तो बहुत सारा है, 1 से लेकर के न जाने कितने नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या क्या काम आया, 1 काम आया किसके साथ, या यहां से देख लो इधर में कहां से कहां तक काम आया था, 1 से लेकर 7 तक काम आया था, तो 1 का, या फिर ऐसे उल्टा देखो 1 किसके साथ बैठेगा, सम 8 होना चाहिए ना, इधर 7 के साथ बैठेगा, 2 6 के साथ बैठ जाएगा, 3 5 के साथ बैठ जाएगा, 4 के साथ, 5 सम क्या होना चाहिए, अब ये याद रखना। फिर 5 किसके साथ बैठेगा, इधर 3 के साथ बैठेगा, 6 2 के साथ बैठेगा, 7 1 के साथ, 8 किसी के साथ नहीं बैठेगा, ये रेंज है। ठीक है, नहीं जब रिलेशन हुआ, आप लास्ट टाइम इमेजिन कर लो, ए से बी में रिलेशन लगा अंडर सर्टेन रूल, तो ए के 50 या 100 एलिमेंट में से जो एलिमेंट काम है उनका कलेक्शन डोमेन, और इधर जो एलिमेंट काम है उनका कलेक्शन रेंज। यानी रेंज को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ आर y such that y belongs to set b, relation r is defined from set a to set b, but x, y belongs to क्या होना चाहिए, यानी ये y रिलेशन बनाने में काम आना चाहिए। ये x कहां से आया, x होगा a में कोई जो भी है। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट बी, ये कंप्लीट नहीं लिखते तब भी, इट इज लाइक कंप्लीट लिखना है, इट इज लाइक, जैसे एक ना छोटा सा एग्जांपल मैं क्लास में बहुत देता हूं, पहले मिलता था देखो पुराने जमाने में घी, फिर घी से मिलने लगा शुद्ध घी, फिर शुद्ध घी से मिलने लगा देसी शुद्ध घी, फिर मिलने लगा मिलावट रहित देसी शुद्ध घी, फिर मिलने लगा गाय का शुद्ध देसी घी, फिर मिलने लगा 100% गाय का शुद्ध देसी घी। यानी समझ में आ रहा है बात, हमें घी की जो प्रॉपर्टी है वो तो हर घी में वही रहेगी ना। अगर घी वाकई में ओरिजिनल घी है तो ना तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इट इज लाइक कि कंप्लीट लगाना यहाँ कोई मतलब नहीं है। सेट बी कंप्लीटली इज नोन एज, सेट बी कंप्लीटली बोलना भी गलत है, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। ठीक है, ओके। अब एक्चुअली सर आप तो बड़ा बोलते हो ना कि हर शब्द को, हर वर्ड को जब पढ़ो तो इमेजिन करो,
ये डोमेन पर मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस डोमेन वर्ड का गुणगान हम लोग फंक्शन में बहुत करेंगे, आप लोगों ने 11 में भी सुना था, इसलिए मैं बस आप इतना समझो कि डोमेन मतलब जो डेफिनेशन है, रेंज, चलो फिल करा देता हूं। डोमेन की अगर बात करें तो सेट ए से भी में रिलेशन हुआ, तो सेट डोमेन मतलब होता है एक साम्राज्य, एक जैसे वेबसाइट किस डोमेन में है, .co.in, ठीक है, .com, .in, ये डोमेन होते हैं, यानी .in की सारी वेबसाइट्स .in पर बनी हुई है, ये उसका डोमेन हो गया। तो ऐसे ही ए में वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में काम आ रहे हैं वो डोमेन, ठीक है, उस रिलेशन का डोमेन हो गया, यानी कि यही एलिमेंट्स काम आते हैं, यानी यही इतनी सारी वेबसाइट्स थी लेकिन इस डोमेन में यही वेबसाइट्स हैं, कैपिटल आर के नाम, ठीक है। फिर उसके बाद में रेंज, रेंज होता है, जैसे स्कूल की रेंज क्या होती है, स्कूल की बाउंड्री स्कूल की रेंज होती है। एक डिस्ट्रिक्ट की रेंज, डिस्ट्रिक्ट की रेंज होती है। इन द सेम वे रिलेशन की रेंज मतलब कि जो रिलेशन आर, जो स्पेसिफिक रिलेशन, अलग अलग डेफिनेशन होती है, ये जो भी रिलेशन लगा है इसकी रेंज यानी कि क्या क्या आउटपुट दे सकता है सेट बी में, तो सेट बी में इस तरीके से रेंज को फिल कर सकते हो। कोडोमेन मतलब सेट बी को कोडोमेन कहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग 12th वाले रिलेशन की तरफ मूव करेंगे। फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन of the relation R is equal to x comma y such that x square lesser than or equal to y, x comma y belongs to set A और A है 1 2 3 4, ठीक है। इसको आप ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू वाई, ये रिलेशन फील करो। देखो जिस तरीके से मुझे फील हो रहा है ना वैसे आपको भी फील होना चाहिए, बहुत मजा आएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आगे। और ये सब बेसिक है बच्चों, बहुत बेसिक है, हल्का सा इमेजिन करते हुए चलो सब समझ में आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, जिसको दिक्कत आ रही है वो कैसे इमेजिन करेगा। मैंने आपको क्या बोला था, रिलेशन वर्ड को जब भी फील करना हो हमेशा सेट ए सेट बी, अब यहाँ ए भी वही है बी भी वही है क्योंकि एक्स और वाई दोनों कहां से लिए, शर्त क्या है, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। तो 1 से रिलेट होगा, बाकी से नहीं होगा क्योंकि इधर वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट के छोटा या उससे बराबर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली आर लिख देता हूं 1,1, बाकी कोई भी पेयर इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू, हाँ सॉरी, ये x लेसर देन और इक्वल टू है ना, तो 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 आ गया। अब बच्चों से रिलेशन तो पूछा नहीं था, डोमेन रेंज कोडोमेन ये सब पूछ रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं सीधा डोमेन लिखूं, ऐसे पेयर्स को आगे मैंने लिख दिया तो डोमेन क्या होगा। अब आप दिमाग लगाना, इधर में जो भी एलिमेंट पेयर बना सकते हैं उन एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन हो जाएगा। 1 बना ही रहा था, सेट ए के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन जो पेयर बनाता है। एक सेकंड इसको ना ये कर देते हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें 1 का 1 हट जाएगा। अब देखो 1 काम आया, 2 भी काम आएगा, 2 भी किसी न किसी से तो छोटा है, इधर पेयर बना लेगा, 3 भी बना लेगा, 4 किससे बनाएगा, 4 इधर में किसी भी नंबर से छोटा नहीं है, तो 1 2 3 ये काम है। रेंज देखो ये 1 y बड़ा होना चाहिए, इधर जितने भी एलिमेंट है उससे ये किसी से भी बड़ा नहीं है, तो रेंज क्या आएगी, 2 काम में आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा, 4 काम में आ जाएगा। इधर 1 कभी भी काम नहीं आएगा क्योंकि 1 इधर में किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 कंप्लीट सेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वापस से समझाता हूं। अब यहां पर एक छोटा सा नोट है, नोट क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस,
या रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये आपको समझ में आता है, समझ नहीं आता? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफ, नोट में इफ number of elements in set A P, number of elements in set B Q, then total number of different relations defined from set A to set B will defined from set A to set B will be, ये आपको ढूंढ करके यहां पर जवाब भरना है। मैं तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं, सोचो कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको आता ही है, ठीक है। फिर एग्जांपल दूंगा मैं आपको। इफ A is equal to A, B, B is equal to 0, 1, how many different relations can be defined from A to B? This is the question. अब आप इसको थोड़ी देर के लिए सोचो और मुझे बताओ कि इसको कैसे करेंगे। क्या मुझे तो कैसे बताओगे? खुद को ही बताओ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे वे में डिफाइन किया गया है, लेकिन रिलेशन क्या है ये नहीं बताया। तो हम लोग डेफिनेशन कुछ भी सेट कर सकते हैं रिलेशन की। तो अब देखो, जब एक्चुअल में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, तो R1 क्या बन सकता था? तो यानी कि A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B आएगा A, 0, A, 1, B, 0, B, 1। अब मेरे ऊपर था कि मैं कोई भी डेफिनेशन सेट कर दूं, जैसे यहां ले लिया मैंने 2, 3, ठीक है। अब R1 क्या है? डिफरेंट रिलेशन जो मैं A से B में डिफाइन कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, ये सोचना है कि A से B में कितने डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूं। यानी A में कुछ लोग खड़े हैं, यानी A में बाप खड़े हैं, B में बेटे खड़े हैं, इधर बाप है इधर बेटा है, रिलेशन है बाप बेटे के पेयर बनेंगे। लेकिन ये जो दोनों बेटे थे इनका एक भी बाप इधर नहीं है, एक भी बाप मतलब इन दोनों के बाप इधर नहीं है, इनके पापा इधर नहीं है, तो क्या आएगा ऐसा रिलेशन, ठीक है। R1 R2 इसी में बात करूं, मान लीजिए x-2 का रिलेशन होता, तो ये किससे रिलेट होता है? 2 - 0, x-2, 2 - 2 0 से रिलेट होता। 3 किससे रिलेट होता? 3 - 2 यानी 1 से। तो क्या बन जाता? 2, 0 भी पेयर में आ जाता, 3, 1 भी, सॉरी, इस R2 में आ जाता। सेट A वही है, B वही है, रिलेशंस डिफरेंट है। R3 मान लीजिए +1 का रिलेशन होता, तो 2, 1 बस आता। कुल मिलाकर के ये सब क्या है? सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। और A क्रॉस B में कुल मिलाकर कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B मतलब सबसेट्स ऑफ 2, 0, 2, 1, 2, 3, 0, 3, 1। तो जब आप एक एक पेयर उठा करके सबसेट्स बनाओगे, डिफरेंट सबसेट्स मतलब डिफरेंट रिलेशंस, तो A क्रॉस B के टोटल सबसेट्स कितने हैं? 2 to the power 4। जितने एलिमेंट किसी सेट में होते हैं उतने ही सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो 2 to the power 4 सबसेट्स यानी 2 to the power 4 डिफरेंट रिलेशंस हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अभी भी आपके भरोगे नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला भरना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं, यानी फॉर्मूला आपको बना करके बताना है मुझे।
अब एक क्वेश्चन है, इफ टोटल नंबर ऑफ non-empty relations, total number of non-empty relations defined, total number of non-empty relations defined on A is 63. non-empty relations मतलब जब आप रिलेशन बनाओ तो ऐसा रिलेशन कंसिडर नहीं करना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, 5 को नहीं लेना है. 63 फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. अब आएगा मजा करने का, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करना हो, ए से बी में इमेजिन करना है, तो मान लीजिए ए में n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 एंड सो ऑन, n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होंगे? लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी n. मान लिया n एलिमेंट होंगे, हमें वही तो सॉल्व करना है. तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हो गए? n स्क्वायर, यानी a क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम a टू a कितना हो जाएगा? a क्रॉस a के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. a क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट है इतना. ये तो क्या टोटल रिलेशंस. नॉन एम्प्टी यानी 5 को हटाएंगे, नॉन एम्प्टी नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस क्या हो जाएगा? टोटल माइनस 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 1 कितना आया? 63. 2 टू द पावर n स्क्वायर कितना? 64. n स्क्वायर कितना? 6. इज नॉट पॉसिबल. तो मुझे क्वेश्चन बदलना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 505. तो n स्क्वायर आ जाएगा 9 और 9 की n आ जाएगा 3. यानी a में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट. ऐसे क्वेश्चन मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है, उनको करना, आपको समझ में आएगा. नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना. नॉन एम्प्टी रिलेशंस मतलब होंगे टोटल डिफरेंट रिलेशंस माइनस 1, क्योंकि हमें 5 को हटाना है, एम्प्टी रिलेशन जो लिया है. तो ये 11th में भी आपने पढ़ लिया था. हमने बच्चों अभी रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा पहले, फिर रिलेशंस पढ़ा. तो ये जो आपको दिख रहा है ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट है. इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्योंकि वही वाली बात जो मैंने पहले बोला कि मुझे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता लगेगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. सबके आंसर बहुत ईजी हैं, ईजी टू राइट मतलब ईजी टू टाइप है. ये 4 क्वेश्चंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस हैं. देख लीजिए इनको अच्छे से और सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन. क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन. यानी बच्चों रिलेशन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे. कितने प्रकार के रिलेशन मैथमेटिक्स में होते हैं. जैसे कि हमारी डेली लाइफ में तो नजर है इनफाइनाइट टाइप के रिलेशंस हैं. पिता पुत्र का, पति पत्नी का, माँ बाप का, भाई भाई का, भाई बहन का, ब्रदर्स का, टीचर एंड स्टूडेंट का, न जाने कितने रिलेशंस. तो सबसे पहला रिलेशन है, टाइप जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देखो बच्चों, अगर आप बोर हो रहे हैं तो इसके 2 कारण हैं, नहीं 3 कारण है. पहला कारण मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी तो मैं तो अच्छी कोशिश कर रहा हूं. रीजन नंबर 2 कि आप फोकस्ड नहीं है. सर हाउ कैन यू नो दैट वी आर नॉट फोकस्ड? फोकस्ड होने का मतलब है कि अगर आप ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड, ईच एंड एवरी एग्जांपल पर फोकस्ड हो, मतलब
आप इमेजिन कर रहे हो उसको, दिमाग में इमेज बना रहे हो, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये वीडियो कितने देर का है, कितने घंटे से देख रहे हो। यानी अटेंटिवनेस, लैक ऑफ अटेंशन, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है, वो रीजन ये है कि आप शांत दिमाग नहीं है आपका, या तो आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, या कुछ और करना चाह रहे हो, जबरदस्ती पढ़ने बैठे। तो तीसरे रीजन को हटाना तो आपके हाथ में है, ठीक है। यानी कि आप तभी पढ़ने बैठो जब आप ये डिसाइड कर लो कि अब तो मैं पढ़ूंगा ही, अब ना तो मैं टीवी के सामने जाऊंगा, ना ही मैं कुछ मस्ती करूंगा। तो दिन भर में जिन घंटे आपको दिन भर में जिस भी टाइम आपको पढ़ना है उसी टाइम आप वीडियो देखें। और पहले और दूसरे रीजन को तो बच्चों आप समझते हो कि लैक ऑफ अटेंशन से नुकसान होता ही है, किसी भी चीज पर फोकस होता है तभी समझ में आता है। यानी कॉन्शियसनेस बनी रहे आपकी कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो भी पढ़ रहे हो क्या है, ठीक है। इमेजिनेशन उसको कहते हैं बच्चों कि एप्पल बोला तो एप्पल दिखे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये दिखे। एक एग्जांपल दिमाग में है, हर एक वर्ड के अगेंस्ट अगर एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अब मैं आपको समझाता हूं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को बच्चों बोलते हैं स्वतुल्य, हिंदी में स्वतुल्य रिलेशन मतलब संबंध। पता है एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब तक का रिलेशन कितना इंटरेस्टिंग था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं गारंटी से दे रहा हूं कि ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन आप पढ़ रहे हो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया ना बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स में जब लॉजिक्स आते हैं तब थोड़े परेशान हो जाते हो। ये एकदम लॉजिकल चीज है, रटना नहीं है। तो अब लॉजिक्स की कमी है इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो लॉजिक्स डेवलप करना। तो स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन का टाइप पढ़ना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, कुछ भी करना हो, अगर रिलेशन वर्ड आ गया तो रिलेशन के लिए क्या चाहिए? सेट ए चाहिए, सेट बी चाहिए, और एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए जो कि इसके एलिमेंट को बी के एलिमेंट से बांधता है। मैं कुछ लिख रहा हूं, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन ए विल बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब कंडीशन लिखी जाए, इफ सेट ए से सेट ए में डिफाइंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर, अब आप देखना, अगर फॉर एवरी, ये दिस सिंबल है फॉर एवरी, इसको कहते हैं फॉर एवरी, फॉर एवरी A belongs to set A, A comma A belongs to relation. Of course जब मैं भी 12th में था, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था, मुझे भी थोड़ा कम ही समझ में आया था। ऑब्वियसली आपको भी कम समझ में आया होगा। चीजें समझी कैसे जाती हैं? एक ही तरीका, मेरे से कोई भी पूछेगा ना बच्चों, मैं एक ही तरीका पढ़ूंगा कि शब्दों की इमेज दिमाग में बनाओ, समझ में आ जाएगा। रिलेशन के लिए टिप मैं लिख देता हूं परमानेंट, इस पूरे चैप्टर के लिए टिप ये है, इमेजिन ए बी एंड कंडीशन, कि किस कंडीशन से पेयर बन रहा है। और एक और लिख रहा हूं, फिर सोचो, अ रिलेशन कैपिटल आर, आप कैपिटल एस भी नाम दे सकते हो, डिफाइंड ऑन सेट ए, इसे ए में डिफाइन किया है, will be reflexive if each element of set A, if each element, every element of set A, if every element of set A is related to itself, ठीक है। मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हो, मैं समझाना भी नहीं चाह रहा अभी, मैं एग्जांपल दूंगा फिर समझाऊं। हर वो रिलेशन जो इस कंडीशन को पूरा करता हो क्या कहलाता है? स्वतुल्य। हिंदी में भी लिख देता हूं, खुद के तुल्य, खुद के बराबर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आर डिफाइंड ऑन एन,
आर डिफाइंड ऑन एन, x is related to y, मतलब एक रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, x is related to y where x is related to y is y square is greater than or equal to x। ठीक है बच्चों, मैं शॉर्टकट्स भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा, लेकिन पहले आप ना अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर के। ये रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ n से n में एस्टेब्लिश किया, x इधर है तो रिलेशन क्या है, x इज लेसर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। 1 2 3 4 5 पूरा रिलेशन एस्टेब्लिश करने नहीं बैठना है, आपको ये देखना है कि सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन किया तो ये हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर द कंडीशन ऑफ द रिलेशन खुद से रिलेटेड है कि नहीं। क्या 1 1 में रिलेशन है? अगर 1 1 में रिलेशन है तो 1 मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 1 1 में रिलेशन है तो 1 मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होना चाहिए। सर है क्या 2 का 2 से रिलेशन है? अगर है तो ये होना चाहिए, बिल्कुल है सर। 2 इज लेसर देन और इक्वल टू 4। 3 3 का आपस में है क्या? बिल्कुल है सर। 4 4 का आपस में है क्या? बिल्कुल है सर। यानी हर एक नेचुरल नंबर x का उससे खुद से रिलेशन x खुद x से रिलेशन तब बनेगा जब x स्क्वायर लेसर देन और x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x हो, और ऐसा होता है। यानी आपने एग्जांपल से समझा कि each and every element of set n is belongs to at least each and every element of set n belongs to itself। बाकी से भी करता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 1 से ही करेगा, 1 और से भी कर रहा है, 1 2 से भी कर रहा है, 3 से भी कर रहा है, 4 से भी कर रहा है। मैंने क्या बोला था, वो एलिमेंट एटलीस्ट उससे ही रिलेट हो जाए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इटसेल्फ या रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, हर एक एलिमेंट। ठीक है, यानी अब आप जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? इसका एक टिप आपको मिल गया कि सर सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 है तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 का 2 से होना चाहिए, 2 2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 रिलेशन में होना चाहिए, 4 4 रिलेशन में होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, आपको समझ में आएगा। सिलेक्ट reflexive relations out of these. First example 1 2 2 3 3 4. Second 1 1 1 2 2 2 3. Third, और क्यों नहीं ये, मतलब अगर है तो भी बताना है क्यों है, और नहीं है मतलब ये सब रिलेशन डिफाइन किए होंगे। सेट ए और सेट बी आपको नहीं दिए, अलग अलग रिलेशंस आपको दे दिए, आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। 0 1 0 2 1 1 2 1 2 3 3 0 अब बच्चों ये रिलेशन है, ये ए से आया था, ये बी से आया था, या फिर ए से ये भी ए से। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में क्या क्या था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था। 1 का 1 से रिलेशन, यानी कि सेट ए क्या हो गया 1 2 3, तो कहां है 1 1? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, और 3 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसको देखते हुए सेट ए बनाया, बी के तो बात ही नहीं है, 1 भी आएगा सेट ए में, 2 भी आएगा, ठीक बस। तो क्या 1 1 है? बिल्कुल है। बाकी 1 किसी और से बनाया, डजंट मैटर,
2,2 है, बिल्कुल है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये है, ये नहीं है। अब आप समझ गए, 0,0 नहीं है, गया से रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। ये 0,1 आ गया, मतलब 0 किस में है, ए में है, तो 0,0 भी होना, 0,0 भी होना चाहिए था। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the select reflexive relations out of these? अगला एग्जांपल है, कैपिटल S is equal to x, y such that x is sorry, x minus y is divisible by 2 और डिफाइंड ऑफ लेंथ इंटीजर या रियल नंबर ले लो। ठीक है, ये यहां लिख देता हूं, पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा यहीं पे। x, y बिलोंग्स टू, मुझे नहीं पता कि आप कितना इमेजिन कर पा रहे, क्योंकि अगर क्लास में मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता। ये मेरी प्रॉब्लम है, बच्चे जब तक उनका इमेजिनेशन ऑन नहीं होता मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई बच्चों का इमेजिनेशन ऑन है। अगर से मैं रिलेशन बनाने बैठूंगा रियल नंबर से रियल नंबर में, एक दो पेयर सोचो, क्योंकि जब तक आप रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आप रिलेशन का टाइप बता नहीं पाओगे। देखो टिप तो मैं आपको दे दूंगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको टिप दे दूंगा, फटाफट क्वेश्चन करोगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको ये पता करने में whether the relation is reflexive or not, but right now I'm trying my best कि आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, जीरो लेवल पर बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि आप जब अप हो, लेवल अप हो आपका, तब आपको कहीं दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के रियल नंबर्स में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, और रिलेशन में वो जोड़े आ रहे हैं कि जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो। तो टेल मी कि 1,3 will be in the relation or not? Of course yes. x, y must be divisible by 2. बताइए 5,2 will be in the relation or not? नहीं होगा, क्योंकि 5 minus 2 is 3. 3 is not divisible by 2. ठीक है सर, अभी हम लोग यहाँ रिलेशन लिखने भी नहीं जा रहे हैं, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज में नहीं लिख रहे हैं। हमें तो ये पता करना है कि whether the relation is reflexive or not. तो कैसे पता करेंगे? देखो R कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब दुनिया के सारे रियल नंबर्स इमेजिन करो, तो हर एक रियल नंबर माइनस, अब अगर 2 से कब रिलेट होगा, x y से कब रिलेट होता है, x y से कब रिलेट होता है, जब x माइनस y 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से कब रिलेट होगा, जब 2 माइनस 2 से डिविजिबल होता है। 3 कब रिलेट होगा, जब 3 माइनस 3 2 से डिविजिबल हो। √2 ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, √2 से कब डिविजिबल होगा, जब √2 माइनस √2 इज डिविजिबल बाय 2। यस ऑफ कोर्स। अब करने का तरीका क्या है बच्चों, आपके दिमाग में तो आ रहा है कि हाँ सर एवरी नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कंडीशन यही तो है कि सेट ए, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा बच्चों, आर से आर में रिलेशन डिफाइन किया है। किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की शर्त यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट उसी से रिलेट डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रियल नंबर माइनस वही नंबर 0 जो कि डिविजिबल बाय 2 होता है। x का y से रिलेट होने की शर्त यह है कि इधर से जो एलिमेंट उठाया माइनस इधर से वही एलिमेंट उठाओ, ताकि डिफरेंस 2 से डिविजिबल आए। 1,3 उठा सकते हो क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है। लेकिन 1,6 नहीं उठा सकते बिकॉज 1,6, लेकिन हमें क्या देखना है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, √2 का √2 से, 1.579 का 1.579 से। So every real number is related to itself under the given relation. So the relation is reflexive. Now the thing is how should we write it? अब बच्चों आपको क्या दिखाना था, each and every element of set है। अब ऐसे हम हर एक एलिमेंट को तो पकड़ नहीं सकते कि भाई 1 पकड़ लिया, 1.1 पकड़ लिया, 1.1 और 1 पकड़ लिया तो 1.01 कौन पकड़ेगा, √2 पकड़ लिया तो √2.1 कौन पकड़ेगा, ऐसे कहां तक दिखाते रहेंगे। लेकिन हाँ, खुद के समझने के लिए हम जब इमेजिनेशन किए तो हमें समझ में आ गया रिलेशन। टिप ये है कि x माइनस x और y रिलेटेड
है एक दूसरे से, अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, तो मैं इसका सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहा हूं। फॉर एवरी, शर्त क्या थी कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी R, मिसिंग करना। हो सकता है कि आप बच्चों वीडियो को स्किप करें, क्योंकि हो कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते पका भी देता हूँ ना, कई बच्चों को पका देता हूँ। रीजन जिनको समझ आ गया वो मेरे बकवास को क्यों से नहीं, लेकिन मुझे अभी चिंता उन लोगों की है क्योंकि अगले क्वेश्चन से सब बराबर हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू r के लिए मुझे ये देखना है ये x किसको रिप्रेजेंट करता है सर, यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं। फॉर एवरी हर एक वर्ड का मतलब समझो, जब आकर के मैथमेटिक्स समझ में आएगी। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x का x से रिलेशन कब होगा, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि x, x r में है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। और x का x से रिलेशन कब होगा, सॉरी कैपिटल S में आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x माइनस वाई। टिप ये है कि जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करो, टिप ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की टिप ये है, put y equal to x and check the relation। तो x माइनस एक्स कितना होता है, 0। 0 इज डिविजिबल बाय 2। दिस इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू s, होगा कि नहीं होगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, हर एक रियल नंबर r के लिए x बिलोंग्स टू x आ गया। दिस इंप्लाइज, ये हमें दर्शाता है कि s इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पता करना है। अगला है चेक रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द गिवन रिलेशंस। क्वेश्चन है s x, y such that x is brother of y। थोड़ी देर के लिए सोचिए बच्चों। x is brother of y, थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूं। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, या ब्रदर तो सिस्टर का भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, इधर वाला ह्यूमन बीइंग विल बी रिलेटेड टू इधर वाला ह्यूमन बीइंग इफ ही इज ब्रदर ऑफ दिस पर्सन। ये रिलेशन है। टिप क्या था, y को क्या रख दो, x, इधर पर्सन्स इधर पर्सन्स। क्या ये पर्सन खुद से रिलेट हो सकता है, इधर नहीं होगा। क्या आप स्वयं आपके भाई हो सकते हो, नो। फॉर एवरी यानी अ पर्सन कांट बी ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, दिस मीन्स एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जहां समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट मतलब बता देना कि इस टाइप का डाउट है, टाइम मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। x, y such that x is lesser than y, x, y belongs to r। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सीधा R में डिफाइंड है, क्या हर एक एलिमेंट x, क्या ठीक थी y की जगह पे x रख दो, क्या x लेसर देन x होता है, नो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर एवरी लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यहां पर R रिलेशन का नाम है, यहां रियल नंबर। फॉर एवरी रियल नंबर x is not lesser than x, this implies
x, x does not lie in the relation R. ये रिलेशन है, रियल नंबर्स नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। A relation defined on power set of A, defined on power set of A है 1 2 3, such that अब आप बच्चों आप सोच रहे ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। X is सबसेट ऑफ y, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा विचार करो। पावर सेट क्या होता है? मैंने आपको बोला था अगर आपको सेट की चीजें 11 की नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। सेट ए था ये। पावर सेट मतलब क्या होता है? ए के जितने भी सबसेट्स है, मेरे साथ इमेजिन करना, ए के जितने भी सबसेट्स है, ए के सबसेट्स क्या है? देखो, ए के सबसेट्स एंड सो ऑन, कुल मिलाकर के कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power 3 8 सबसेट्स होंगे। ये 8 सबसेट्स का जो कलेक्शन है ये पी ऑफ ए कहलाता है। ठीक, पी ऑफ ए इमेजिन होंगे। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? रिलेशन मतलब कोई भी क्वेश्चन रिलेशन का करना है, सेट ए इमेजिन करना है, बी इमेजिन करना है, तो पावर सेट ऑफ ए इमेजिन करना है। सर इधर ना बहुत सारे सेट्स लिखे हुए हैं, इधर भी वही सेट्स हैं। अब इधर का एक सेट इधर का एक सेट से कब रिलेट होगा? जब ये सबसेट हो इसका, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ सेट, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू सेट एस। देखो ये वाली चीज आपको समझनी है। चलिए, एक्स एक सेट है, सेट को बिलोंग्स टू में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये पावर सेट ऑफ ए ये था, ये पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब वो सेट जिसमें ए के सारे सबसेट्स हो, वो सेट, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, सेट का की लाइन क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स। पावर सेट ऑफ ए के सारे सबसेट्स का सेट। तो अब ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हुआ, ये पावर सेट यानी कि एक सेट पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट। फॉर एवरी x belongs to P of A, x is subset of, क्योंकि every set is subset of itself, this means x comma x belongs to R, sorry S। तो S क्या हो गया? S is reflexive। ठीक है, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम सेकंड है। इनके भी आंसर्स, अब तक हमने क्या पढ़ा? रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको इनकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। आंसर सिर्फ यस और नो में देना है। सिमिलरली ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, बस मेंशन कर देना, या तो टाइम मेंशन कर देना, टाइम और क्वेश्चन नंबर, या फिर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये है। सो आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें रिलेशंस और रिलेशंस के टाइप से स्टार्ट किया और उसमें रिफ्लेक्सिव पढ़ा। तो पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है बच्चों। जो आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स के लिए दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मेरे लिए बस यही लाइक है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स टाइप करें। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो एक सिंपल सा टाइम मेंशन करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। और अगर वो डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप करने से आपका दूर नहीं हो रहा है मेरे रिप्लाई करने के बाद में, तो आप जो हमारा कोचिंग का नंबर है उस पर फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हो। आई होप कि फ़ोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू डाउट्स इजीली रिमूव हो सकते हैं, इजीली रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप कि आपको जो भी गिवन होमवर्क है वो आप टाइमली पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे।